हेलो दोस्तों, उदित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे रक्त नलिकाओं के बारे में। पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था रक्त के बारे में। रक्त के पूरे डिटेल्स बारे होने के बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन रक्त नलिकाएं। क्या? रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाओं के बारे में अपन रक्त नलिकाएं होती क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो रक्त नलिकाओं की परिभाषा अपन जानना चाहें तो रक्त नलिकाओं की परिभाषा है वे नलिकाएं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। देखो, रक्त नलिकाओं के आधार पर अपन परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करें तो इस आधार पर परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला होता है वो निम्न श्रेणी के प्राणियों में पाया जाता है और बंद होता है वो उच्च श्रेणी के विकसित प्राणियों में पाया जाता है। बंद परिसंचरण का अर्थ हुआ कि वो परिसंचरण जिसमें रक्त होता है या माध्यम होता है वो क्या होता है, नलिकाओं में प्रवाहित होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है जिनमें रक्त क्या होता है, ओपन या नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता। तो अपन यहाँ पर रक्त नलिकाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रक्त नलिकाएं वे नलिकाएं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाती है? रक्त नलिकाएं कहलाती है। अब अपन इसके आगे चर्चा करें तो रक्त नलिकाओं को तीन भागों में बांटा गया। रक्त नलिकाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखो, अपन चर्चा करते हैं। पहली होती है वो होती है धमनी। कौन सी? धमनी। कौन सी? धमनी। दूसरी होती है वो होती है सीरा और तीसरी होती है वो होती है केशिकाएं। ठीक है। धमनी, सीरा और केशिकाओं ये क्या करती है, रक्त का हमारे शरीर में फ्लो करती है और इनका कार्य क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं रक्त नलिकाओं के बारे में। तो उनके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इस प्रकार डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। फिर अब क्या होता है, ये मैं इससे बना रहा हूँ ठीक है। और इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना। ये जो है इसको बोलते हैं धमनी, इसको बोलते हैं सीरा, ये है इसको बोलते हैं केशिका और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है कोशिका, कह सकते हो कोशिका या ऊतकों का ऊतक। यानी हमारे शरीर में जो ऊतक कोशिका होती है उनके चारों रक्त कोशिकाएं फैली रहती है, अपना जाल बनाए रखती है और ये इनकी जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है जिसके कारण पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है। कोशिका ऊतकों से CO2 उत्सर्जित पदार्थों को रक्त में पहुंचाने का काम करती है और रक्त से O2 और पोषक पदार्थों को कहाँ, यहाँ पर ऊतकों कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करती है। कौन? रक्त कोशिकाएं। इनका तो कार्य क्लियर हो गया। अब अपन इनके बारे में अपन डिफरेंस या अपन इसका अंतर स्पष्ट करना चाहे तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
इनकी जो चित्र में दिखाई दे रही है, इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, प्रत्यास्थ और लचीली। इनका जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है। दस्त का इनकी भित्ति पतली होती है, कम प्रत्यास्थ होती है, और व्यास क्या होता है, अधिक होता है। व्यास क्या होता है, अधिक होता है। भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि इनमें जो रक्त का प्रवाह है, रक्त प्रवाह वो हमेशा किधर से किधर, हृदय से शरीर की ओर प्रवाहित होता है। किधर होता है, शरीर से या अंगों की तरफ। किसकी तरफ, अंगों की तरफ रक्त प्रवाह होता है। इनमें जो रक्त प्रवाह होता है वो होता है शरीर से हृदय की ओर। इनमें जो कपाट है वो नहीं पाए जाते, इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनमें जो रक्त होता है वो अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है। और इनमें होता है वो कम दाब के साथ प्रवाहित होता है। जो ये कपाट होते हैं ये रक्त प्रवाह की दिशा परिवर्तित नहीं हो, इसलिए कपाट इनमें क्या करते हैं, सहायता करते। ये कह सकते हैं कि ब्लड को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए शिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसमें अधिक दाब के कारण दिशा परिवर्तित नहीं होगी तो इसमें यहाँ कपाट की जरूरत नहीं होती है। अब देखो जो धमनियाँ होती है इनमें क्या होता है, O2 युक्त, कौन सा, O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जिसे अपन कह सकते हैं ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें कैसा शुद्ध रक्त बहता है। और ऑक्सीकृत रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंग होता है लाल होता है। और इसी कारण धमनियों का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है, गुलाबी होता है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से हृदय से ऑक्सीजन, फेफड़ों की तरफ ऑक्सीजन ली, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, CO2, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई, CO2, यहाँ पर क्या आ रही है, O2, और यहाँ पर CO2। अब CO2 के कारण, किसके कारण, CO2। अब इस CO2 के कारण जो रक्त होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो अनऑक्सीकृत रक्त, और जिसके कारण जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी। और बैंगनी रंग किसका, रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी। और जिसके कारण जो शिराओं का रंग होगा वो कैसा होगा, नीले रंग की हो जाएगी। अब देखो जो धमनियाँ होती है वो शरीर की गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। और ये क्या पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है। देखो धमनियों में कैसा रक्त बहता है, धमनियों में जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है, वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यह ऑक्सीजनेट रक्त बहता है, लेकिन अपवाद, क्या, अपवाद। जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी, उसमें CO2 युक्त, कौन सा, CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। इसमें भी अपवाद है, इसमें अपवाद है, अपवाद वो है फुफ्फुस शिरा। इस फुफ्फुस शिरा में जो रक्त बहता है वैसे बहता कैसा है, CO2 युक्त, लेकिन इसमें बहता है वो बहता है O2 युक्त। कैसा बहता है, O2 युक्त। तो इस प्रकार ये, अब आपसे पूछा जाए कि अंतर पूछा जाए तो आपको इस प्रकार में अंतर बता देने। और इनमें क्या होता है, जो मृत्यु के पश्चात हो, मृत्यु के जैसे इंसान की मृत्यु होती है, हृदय ब्लड सप्लाई करना बंद कर देता है, लेकिन ये फ्लो धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन ये शरीर की तरफ ले जाती है, ये क्या करती है, हृदय की तरफ जाती है, हृदय कार्य करना बंद कर, हृदय ब्लड लेना बंद कर देगा, तो इनमें रक्त भरा रहेगा और इनमें रक्त खाली हो जाएगा। तो मृत्यु के पश्चात ये नलिकाएं क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है या खाली हो जाती है, यानी खाली हो जाती है। मृत्यु के पश्चात ये हृदय, ये जो है ये रक्त से क्या होती है, भरी हुई होती है। तो इस प्रकार अपन इनके बारे में चर्चा की कि किस प्रकार कैसा रक्त बहता है, कैसा है, किस दिशा में बहता है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो रक्त नलिकाएं क्या होती है, वो नलिकाएं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और रक्त केशिकाएं।
फिर इनके बारे में अपन ने चर्चा की कि धमनी और शिरा में अंतर अपने पढ़ा। पहला अपने पढ़ा कि जो इन धमनियों में जो रक्त होता है वो हमेशा किधर से, हृदय से शरीर की ओर प्रवाहित होता है या अंगों की तरफ प्रवाहित होता है, और जो शिराएं होते हैं इनमें रक्त क्या होता है, शरीर के अंगों से हृदय की ओर होता है। इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और व्यास क्या होता है, कम होता है। इनकी भित्ति पतली और व्यास अधिक होता है। इनमें जो रक्त जो प्रवाह होता है वो अधिक दाब के साथ होता है, इनमें क्या होता है, निम्न दाब के साथ प्रवाहित होता है। इनमें जो ब्लड प्रवाहित होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है या ऑक्सीजन युक्त होता है, और इनमें जो ब्लड प्रवाहित होता है वो CO2 युक्त होता है। फिर उसके बाद में होता है इन नलिकाओं का जो रंग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है, और इनमें प्रवाहित रंग का भी रंग कैसा होता है, लाल होता है। और शिराओं में जो रक्त होता है वो CO2 युक्त होता है, कैसा होता है, CO2 युक्त होता है, और इनका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और इसके कारण नलिकाओं का रंग कैसा, नीला होता है। ये शरीर की गहराई में पाई जाती है और ये शरीर की सतह पर पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इन चर्चाओं में अपवाद है, जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, और इनमें जो फुफ्फुस की शिरा होती है उसमें O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते, इनमें कपाट पाए जाते हैं। रक्त केशिकाएं होती है, ये क्या करती है, पदार्थों का और उत्सर्जित पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता है। इनकी भित्ति अत्यंत पतली होने के कारण पदार्थों का आसानी से आदान प्रदान कर लेते हैं। कोशिका ऊतकों में निर्मित उत्सर्जित पदार्थों को ब्लड में सप्लाई कर देती है, और ब्लड से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का क्या कर लेती है, ऊतकों तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार रक्त नलिकाएं हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, और अपन ने रक्त नलिकाओं के बारे में ये चर्चा की। अब अपन आगे का जो टॉपिक है वो लेते हैं, वो है रक्तदाब। क्या है, रक्तदाब। क्या है, रक्तदाब। रक्त दाब जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, अपन शॉर्ट में पढ़ते हैं BP, बोलते हैं BP हो गया, BP लो हो गया, हाई हो गया। तो वो होता क्या है रक्तदाब। इसकी परिभाषा के बारे में अपन देखें, इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ होता है इसका कि रक्त के द्वारा, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा धमनियों की भित्ति पर डाला गया दाब, है ना। तो रक्त के द्वारा धमनियों पर की भित्ति पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। अब यहाँ पर हम धमनियों के दाब के पढ़ते हैं, क्योंकि धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो अधिक दाब के कारण प्रवाहित होता है, इसलिए आसानी से अपन उसका मापन कर सकते हैं। शिराओं में क्या रक्त दाब कम होता है, जिसका आसानी से मापन या सही तरीके से इसका मापन नहीं कर पाते। उसके बाद में अपन रक्तदाब के बारे में परीक्षा कर ली। अब देखो रक्तदाब का जो अध्ययन है अपन चर्चा करेंगे, रक्त दाब का अध्ययन। जो रक्तदाब का अध्ययन है वो कहलाता है स्पाइगमोलॉजी। क्या कहलाता है, स्पाइगमोलॉजी। उसके बाद आता है सर्वप्रथम, या ये कह सकते हो मापन कौन से यंत्र से किया जाता है। मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, तो मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसका नाम होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। फिर उसके बाद में कि जो मापन है किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा। और मापन किस में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो मापन किया जाता है वो किया जाता है ब्रेंकियल धमनी या कैरोटिड धमनी द्वारा। ठीक है। फिर उसी में आगे चर्चा करते हैं रक्तदाब। रक्तदाब का अर्थ क्या होता है, अपन किस प्रकार रक्तदाब को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, रक्तदाब बराबर होता है सिस्टोल बटा डायस्टोल
देखो डायस्टोल सिस्टोल का अर्थ क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो सिस्टोल का अर्थ होता है नीलियों के संकुचन के समय दाब बटा नीलियों के शिथिलन के समय दाब। आ रही बात समझ में। अब देखो सिस्टोल और डायस्टोल, अब जो रक्तदाब के बारे में अपन मापन करते हैं तो स्वस्थ मनुष्य में, या ये कह सकते हो कि पहले अगला पॉइंट लिखते हैं, रक्तदाब का सर्वप्रथम मापन किसने किया या किसमें किया। सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन किसमें किया, घोड़े में किया। किसने किया, स्टेफन हेल्स ने किया। ठीक है, अब आता है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, कौन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब तो वो होता है 120/80 mmHg। यदि आपसे पूछा जाए बच्चे का रक्तदाब तो वो होता है 90/55 mmHg। वृद्धों का पूछे, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब तो वो होता है 150/90 mmHg। तो अपन ने पढ़ा रक्तदाब क्या होता है। रक्तदाब का अर्थ होता है कि रक्त के द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। इसका अध्ययन स्पैग्नोलॉजी कहलाता है। मापन किसके द्वारा, स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। मापन ब्रेंकियल धमनी या कैरोटिड धमनी के द्वारा होता है। रक्तदाब सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, नीलियों में संकुचन के समय दाब और नीलियों के शीतलन के समय दाब। सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन घोड़े में किया गया और करने वाला कौन था, स्टेफन हेल्स था। फिर उसके बाद में कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/90 mmHg। उसके बाद बच्चे का रक्तदाब कितना होता है, 90/55 mmHg। और वृद्ध व्यक्तियों में जो रक्तदाब होता है वो अधिक होता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। कारण क्या है इसका कारण है कि जो धमनियाँ होती है, धमनियों की प्रत्यास्थता व लचीलापन कम हो जाता है, या कह सकते हो भित्ति क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन ने ये चर्चा की सबसे अधिक, एक इम्पोर्टेंट पार्ट लिखे, सबसे अधिक रक्तदाब जो होता है वो होता है किसका होता है, जिराफ। तो इस प्रकार अपने रक्तदाब के बारे में चर्चा कर ली। अब देखो रक्तदाब बढ़ने और घटने की जो कंडीशन होती है उसमें उसको क्या बोलते हैं और कितना क्या बढ़ता है कितना क्या घटता है, उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने पढ़ा रक्तदाब। अब देखो इधर देखो, एक होता है हाइपर टेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। ये दो वर्ड है, इनका अर्थ क्या होता है। देखो हाइपर टेंशन का अर्थ होता है रक्तदाब बढ़ना, रक्तदाब में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और कितनी वृद्धि हो सकती है, वो होती है 140/90 mmHg। ऐसी स्थिति होती है, अपन उसको साधारण भाषा में बोलते हैं बीपी
बीपी हाई हो गई, बीपी क्या हो गई, हाई हो गई, या हाई बीपी बोल सकते हो इसको। ये रक्त दाब घटना, यानी इसमें रक्त दाब क्या होगा, घटना मतलब कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 से 60 mmHg। आगे बात समझ में। और उसके बाद में ये दोनों स्थितियां हो गई, इससे बोलते बीपी क्या हो गई, लो हो गई। तो इस प्रकार अपन ने रक्तदाब का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है, रक्तदाब का घटना हाइपोटेंशन कहलाता है। जो हाइपर, दोनों ही स्थितियां मानव शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो हानिकारक क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो हमारा जो बीपी, स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होना चाहिए वो 120 से 80 के लगभग बीच होना चाहिए। ज़्यादा होने पर भी नुकसान होता है, कम होने पर भी नुकसान होता है। तो ये हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ये अपन ने दो टर्म्स अपन ने याद किए और इनको थोड़ा सा याद रखना। हाइपोटेंशन और हाइपर, हाइपर जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब बढ़ना, और हाइपो आ जाता है उसका मतलब होता है घटना। टेंशन मतलब तनाव या कह सकते हो प्रेशर, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने रक्तदाब के बारे में पढ़ा। अब अपन आगे बात करेंगे हृदय के बारे में। देखो अपन पढ़ रहे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, उसके अंग। परिसंचरण के 3 अंग होते हैं। पहला अपन ने पढ़ा ब्लड, फिर अपन ने पढ़ दिया रक्त नलिकाएं, अब इसका पढ़ रहे हैं हृदय। हृदय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हृदय को क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट। तो आज अपन इसी में हृदय के बारे में, इसके बारे में, हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। हृदय, देखो हृदय होता है, इसको साइंस की भाषा में, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, कार्डियो। क्या बोलते हैं, कार्डियो। क्या बोलते हैं, कार्डियो बोलते हैं। और हृदय का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उस स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और इसके विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने पिछले कक्षा प्रारंभ में बताया था, इष्ट लगा देते हैं किसी भी स्टडी के आगे तो वो क्या बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। हाँ, हृदय की अपन चर्चा करें। हृदय को 2 भागों में 2 प्रकार कह सकते हो। एक होता है तंत्रिकीय हृदय, जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, और एक होता है पेशीय हृदय, यानी तंत्रिका कोशिकाओं से बना हृदय और पेशियों से बना हृदय। तो तंत्रिकीय हृदय और पेशीय हृदय। अब हृदय के बारे में अपन धीरे धीरे थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो हृदय के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो मछली से स्टार्ट करते हैं, पीसीज वर्ग से। मछलियों में जो हृदय पाया जाता है, मछलियों में हृदय, जो मछलियों में हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है कैसा, द्विकोष्ठीय। क्या पाया जाता है, द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय का मतलब हो गया कि इसमें एक कोष्ठ तो पाया जाता है आलिंद। क्या पाया जाता है, आलिंद। और एक कोष्ठ पाया जाता है इसमें नीले। क्या पाया जाता है, नीले पाया जाता है। अब देखो किस प्रकार, ये मान लो इस प्रकार का हृदय होता है मछलियों में। द्विकोष्ठीय हृदय में एक आलिंद और एक नीले होता है। हृदय में केवल कैसा रक्त बह जाता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त जाएगा, अशुद्ध रक्त, यानी प्रवेश करता है। हृदय में कैसा रक्त प्रवेश करता है, अशुद्ध रक्त, जिसको अपन दूसरी भाषा में बोले तो अनॉक्सीकृत रक्त, ये ही प्रवेश करता है। जैसे मान लो ये बॉडी है, यहाँ से अशुद्ध रक्त गया और ये क्या कहेगा, गिल्स में जाएगा, और गिल्स में जाकर ये शुद्ध होगा और डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। ये बॉडी है। देखो अशुद्ध रक्त कहाँ गया, यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ गया, गिल्स से, और गिल्स से कहाँ गया, बॉडी के अंदर। तो हृदय, जो मछली का हृदय होता है उसमें केवल अशुद्ध रक्त ही प्रवेश करता है। और मछली के हृदय को द्विकोष्ठीय होता है, एक आलिंद एक नीले, और इसको वीनस
हृदय भी कहते हैं। अब देखो, शरीर का पूरा चक्कर लगाने में हृदय, शरीर में ब्लड द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय में से कितनी बार गुजर रहा है? एक ही बार। कितनी बार? एक बार। इसलिए इसको कहेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। यानी हृदय में से कितनी बार गुजरे, इस आधार पर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एकल परिसंचरण, जब एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय में से कितनी बार गुजरे? एक बार, तो इसको बोलेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। यदि दो बार गुजरे तो उसको बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब देखो मछली में आ गया। अब देखो व्हेल, व्हेल की एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। व्हेल मछली, आपने नाम सुना, मछली अपन मछली बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, क्या होती है? ये एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। और स्तनधारियों में जो हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है 4 कोष्ठीय। तो आप कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि व्हेल मछली में जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है, तो आप बताओगे 4 कोष्ठीय, क्योंकि ये एक प्रकार का स्तनधारी है। बोला जाता है व्हेल मछली है, लेकिन ये एक प्रकार क्या है? स्तनधारी है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सरीसृप व उभयचर। अब देखो इनके बारे में अपन चर्चा करें तो इनका जो हृदय होता है, हृदय, इनका जो हृदय होता है वो होता है 3 कोष्ठीय। कितना? 3 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो 3 कोष्ठीय हृदय होने के कारण इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, और एक क्या होता है? इनमें नीले होते हैं। बात की जाए कि ये किस प्रकार होता है, तो देखो इधर इस हृदय की अपन चर्चा करें तो ये मान लो इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें ये अलग अलग होगा और यहाँ पर क्या होगा? ये। कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो 1 2 3। अब देखो चर्चा करते हैं इसमें क्या त्रिकोष्ठी हो गए। आलिंदों में तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन ये यहाँ आकर क्या हो जाएंगे? मिश्रित हो जाते हैं। तो नीले में कैसा रहता है? नीले में अशुद्ध रक्त रहता है। आगे बात समझ में? अशुद्ध रहता है। अब देखो इनमें त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसमें जो रक्त, जो हृदय में कोष्ठ है वो कितने पाए जाते हैं? 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कितना? 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अब पूछा जाता है इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पूछा जाता है। तो इसमें पाया जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे? देखो इधर ब्लड अशुद्ध आ रहा है, शुद्ध होने के लिए जाएगा, फिर शुद्ध होकर यहाँ आएगा, लेकिन ये पूरा अलग अलग डिवाइड नहीं हो रहा है। आधा, ये अधूरा दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे इसमें। तो आपको पूछा है किस प्रकार का, तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं, सरीसृप उभयचर की हो गई। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे पक्षी और स्तनधारियों के बारे में। पक्षी और स्तनधारियों के बारे में, तो पक्षी व स्तनधारी। देखो पक्षी और स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो होता है 4 कोष्ठीय। क्या होता है? 4 कोष्ठीय। इनमें 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। इसकी चर्चा करें तो देखो जो इनका हृदय होता है वो इस प्रकार का होता है, और इस प्रकार ये डिवाइडेड होते हैं, और ये इस प्रकार। अब देखो ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं, नीचे वाले 2 नीले होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये मान लो बॉडी है। क्या है? बॉडी है, और ये क्या है? लंग्स है। क्या है? लंग्स है। यहाँ से बॉडी से अशुद्ध रक्त जाएगा, ये शुद्ध होने के लिए यहाँ जाएगा,
और फिर ये शुद्ध होकर वापस कहाँ आएगा, बाएं भाग में, और यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, वापस शरीर के अंदर। इस चीज़ को समझना। देखो ये आ रहा है, इसका दाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से शरीर से अशुद्ध रक्त गया दाएं आनलिन में, दाएं नीले से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर शुद्ध हुआ कहाँ आया, बाएं आनलिन में, बाएं आने से बाएं नीले से शुद्ध रक्त कहाँ गया, ये। अब देखो शरीर में, देखो यहाँ से बॉडी से वापस बॉडी में आने तक ब्लड कितनी बार गुजर रहा है, हृदय में से 2 बार। तो इनमें जो परिसंचरण तंत्र पाया था वो कैसा पाया था, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अपन ने इस प्रकार विभिन्न वर्गों के जीवों में पाए जाने वाले हृदय के बारे में चर्चा की, और आज अपन ने रक्त नलिकाएं, हृदय की सामान्य जानकारी अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव हृदय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।